तो ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h फिर एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग staff is alpha and that of the top of the flag staff is beta. Prove that the height of tower is h 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha. चलिए इसको बनाते हैं। पहले तो फिगर बनाना जरूरी है। एक वर्टिकल टावर जो है स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, इस पे एक क्या है, वर्टिकल टावर है। ये मान लेते हैं आपका टावर। कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल टावर खड़ा है, स्टैंड है। फिर बोल रहा है एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, और इसके ऊपर क्या लगाया गया है? इसके ऊपर क्या लगाया गया है? फ्लैग स्टाफ। चलिए ये फ्लैग स्टाफ मान लीजिए, ये आपका फ्लैग हो गया, फ्लैग स्टाफ जो भी ऑफ हाइट h। इस फ्लैग स्टाफ का हाइट हमको केवल दिया हुआ है h, ठीक है, इस केवल फ्लैग स्टाफ का। ये मान लीजिए कि ए बी है तो ए बी का लेंथ है हमारे पास, बी सी जो टावर है उसका नहीं है। फिर बोला है at a point on the plane the angle of elevation of the bottom of the flag staff। फ्लैग स्टाफ का बॉटम कौन है? ए है कि बी है कि सी है? बी है। तो प्लेन के किसी पॉइंट से जो प्लेन था ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के किसी पॉइंट मान लीजिए पी से जो फ्लैग स्टाफ का बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पहले सामने बंदा देखेगा, उससे नजरें उठाएगा, तो ये जो गया आपका, इस एंगल को अल्फा दिया गया है। फिर बोल रहा है एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा। मतलब ये टॉप है आपका फ्लैग स्टाफ का, तो इसका क्या एंगल है भाई? ये पूरा कितना है? बीटा। यहां से यहां तक अल्फा है और ये पूरा है बीटा। तो प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर एच, हाइट ऑफ टावर को कैपिटल एच मान लो, हाइट ऑफ टावर को आप कैपिटल एच मान लो, और उसी कैपिटल एच का वैल्यू को निकालना है, मान लो। प्रूफ करना है मतलब निकालना है। निकाल के हम ये ला देंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए P से C तक का लेंथ मान लेते हैं x है। P से C तक का लेंथ मान लेते हैं x है। तो जरा आप हमें बताएं, कंसीडर ट्रेंगल BCP। ध्यान से देखें, BCP, इसमें हम लोग 10 अल्फा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कैपिटल H अपॉन X लिख सकते हैं। चलिए ये रहने दीजिए, यहीं पे जैसा जरूरत होगा वैसा यूज करेंगे। अब कंसीडर अनदर ट्रेंगल ACP। इसमें आप 10 अल्फा क्या लिखोगे भाई? कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन x। क्या सही है जी? हमको कैपिटल H का वैल्यू निकालना है, ध्यान रहे, हमको कैपिटल H का वैल्यू निकालना है इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल h।
तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लो इस इक्वेशन से। तो x जब इधर जाएगा तो x बराबर h/10 होगा। कहाँ, यहाँ पे? हाँ तो मन की आंखों से देखो, 10 बीटा ही तो लिखे हैं। तो यहाँ से कितना हुआ, x 10 बीटा इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। x के जगह पे हम लोग h/10 लिख सकते हैं। तो लिखें आप h/10 इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू h प्लस स्मॉल h। स्मॉल h को RHS इधर भेज, सॉरी कैपिटल H को ही इधर भेजो, स्मॉल h को रहने दो। तो कैपिटल H इधर आएगा तो h 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फ़ा माइनस h होगा इज इक्वल टू h। बोलो एलसीएम यहाँ का कितना होगा, 10 अल्फ़ा होगा। अब एलसीएम यदि 10 अल्फ़ा हो गया तो ऊपर का मल्टीप्लाई क्या होगा, h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फ़ा। क्या हम लोग h कॉमन ले सकते हैं? तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल h, यहाँ डिवाइडेड बाई 10 अल्फ़ा रहेगा। अब कैपिटल H का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेजो, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा। तो h इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। यही प्रूफ करना था ना, h 10 अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। इस प्रकार ये प्रूव होता है। कोई दिक्कत समझने में किसी को? और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है आप जल्दी से भेजें, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करें आज। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो प्लेन उड़ता है हॉरिजॉन्टली, वो वाला क्वेश्चन आप देख लें। एक बच्चा नीचे खड़ा रहता है और उससे एक प्लेन उड़ते रहता है ना, बॉम्ब वॉम्ब गिराता है शायद, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप देख लें एक बार। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अ पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली एंड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन of 45 degree and 60 degree at two observing points 100 meter apart from each other on the left side of himself, 100 meter apart from each other on the left side of himself. Find the maximum height from which he falls and the distance between distance of the point where he falls the ground on the ground the just observing point। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। एक पैराशूटिस्ट है इज डिसेंडिंग वर्टिकली। डिसेंडिंग का मतलब क्या, गिर रहा है। वर्टिकली मतलब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, है ना। ऊपर नीचे को वर्टिकल बोलते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। तो पैराशूट जो चला रहा है वो वर्टिकली नीचे की तरफ गिर रहा है। तो मान लो कि किसी टाइम पे वो यहाँ था, मैक्सिमम हाइट पे था, उससे वो नीचे की तरफ गिर रहा है। बोलो, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड है। अब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है। फिर बोल रहा है कि अ पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली एंड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट टू ऑब्जर्विंग पॉइंट्स 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हिमसेल्फ। मतलब जैसे कोई
ऑब्जर्वर है वो यहाँ से और यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका वो कितना है सर 45 डिग्री और 50 डिग्री। तो इसका मतलब जरा तुम बताओ, एक मिनट। A parachutist is descending vertically and makes angle of elevation of 45 degree and 60 degree at two observing points 100 meter apart from each other 100 meter apart from each other on the left side of himself. Find the maximum height. क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है कि तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए 2 पॉइंट तो हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये भी मिला सकते हो, ये भी मिला सकते हो, ये कैसे करें? A parachutist is descending vertically and makes angle of elevation 45 degree and हाँ यहाँ से दिया ही है, यहाँ से दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत? पैराशूट जब गिर रहा था उसी समय ना बोला कि ए पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली एंड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तुम्हारा 45 डिग्री है और ये तुम्हारा 60 डिग्री है, समझ गए? फिर कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हाइट फ्रॉम विच द ही फॉल्स। मतलब तुमको क्या निकालना है, ये तो गिर रहा था नीचे की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट तो यही हुआ ना। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम जस्ट ऑब्जर्विंग पॉइंट। मतलब यहाँ से भी इसका डिस्टेंस निकालना है और यहाँ से भी, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ऑब्जर्विंग पॉइंट है, पता है ना आपको। ए से भी ऑब्जर्व किया जा रहा था, बी से भी ऑब्जर्व किया जा रहा था, दोनों जगह से डिस्टेंस निकालना था। तो आसान है, अगर ये एच होगा तो ये भी एच होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। बस एक तो कहानी वहीं से बन गया। दूसरा कहानी आप tan 60 डिग्री वाला लिख लो। tan 60 डिग्री कितना होगा, कैपिटल H बाई 100 प्लस कैपिटल H। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो √3 इंटू 100 प्लस H इज इक्वल टू कैपिटल H। तो ये हो गया 100√3 प्लस √3 इंटू H कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल H। कुछ गड़बड़ है ना, निगेटिव में आ रहा है शायद कैपिटल H का वैल्यू। ये गलती किया है कि सही है? ना ना, सुनो, निगेटिव नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने गलती किया है। अच्छा एक बात बताओ, जब नज़र ज़्यादा उठाना पड़ेगा तब 60 डिग्री होगा कि नज़र कम उठाना पड़ेगा तब? ऊपर की तरफ नज़र ज़्यादा उठाना पड़ेगा तब होगा 60 डिग्री, और जब कम उठाना पड़ेगा तो 45 डिग्री। नहीं समझ रहे हो? अब ये 45 डिग्री है कि ये 45 डिग्री है, बताओ कौन 60 डिग्री होगा? बड़ा वाला ना। तो जब यहाँ से रहेगा तब ना वो ज़्यादा उठाएगा, तो ये ना 60 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री होगा, तो ये पूरा कैपिटल H होगा। तो ये कितना हो जाएगा, H माइनस 100, क्योंकि 45 डिग्री अगर ये है तो ये पूरा 45 डिग्री होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। सही है? सही है। तो H माइनस 100 होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, कैपिटल H बाई H माइनस
100। वो भी तो देखना पड़ेगा कि कब नज़र ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी मैथमेटिक्स में थोड़ा फिजिक्स भी यूज होता है। अब 1060 डिग्री √3 h बाई h माइनस 10 100, इसको कैलकुलेट करो तो h √3 और माइनस √3 इंटू 100 इज इक्वल टू कैपिटल H। कैपिटल H को इधर खींचो तो h √3 माइनस h इज इक्वल टू 100 √3। अब आप हमें बताएं कि h कॉमन ले लिया जाएगा, ये √3 माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 100 √3। तो h का वैल्यू कितना होगा 100 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। क्या ये आंसर दिया है? तो रेशनलाइज कर दो, इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। नीचे से कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2, 2 से कट गया 50, तो 50 √3 इंटू √3 प्लस 1 दिया है? नो सर। क्या दिया? 236.6 मीटर दिया ना। अच्छा, तब वो तो आएगा ही नहीं, आपको √3 का वैल्यू डालना है ना। 1.73। तो आप इसको डालिए, आंसर आएगा। ये कितना हो गया 50 इंटू 1.732 इंटू 1.732 में 1 जोड़िएगा तो 2.732 होगा। बोलिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हम तो कैलकुलेटर से कर लेंगे जी, आप करिएगा ज़रूर, कैलकुलेटर वाला आदत नहीं डालिएगा। कितना है 50 इंटू 1.732 इंटू 2.732 236 236.5912 आंसर है। सर है 236.6 मीटर। हाँ, तो 9 को ये 5 कर दिया है, 5 को 6 कर दिया है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर आ गया। चलिए। मैं तो गलत थी। चलिए ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखें, सॉरी यही वाला क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का है ना? ठीक है, एक बार पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of tower is 6 meter। देखें क्या है, the angle of elevation of tower, टावर कहाँ खड़ा होता है, धरती पे है ना, ये टावर हो गया आपका। फिर बोला है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from 2 points, 2 पॉइंट से at a distance, 2 पॉइंट से, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, मान लो एक A है एक B है, 2 पॉइंट से करा एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। टावर का बेस तो ये होता है ना, यहाँ से एक है 4 मीटर और यहीं से एक है 9 मीटर। समझे?
टावर के बेस से है एक 4 मीटर और दूसरा भी है 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का 5 रहेगा, तब ना जाके टोटल 9 होगा। चलिए धन्यवाद। फिर बोल रहा है कि एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो एक ही स्ट्रेट लाइन की तरफ है, उधर नहीं गया। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कम्प्लीमेंट्री था। कम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हो, एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हाइट ऑफ टावर को प्रूफ करो, हाइट ऑफ टावर को प्रूफ करो कि वो 6 मीटर होगा। अब एक बात बताओ, कंसीडर ट्रेंगल कौन सा, पी क्यू बोल दो तो पी क्यू बी टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, h/4। कंसीडर अनदर ट्रेंगल पी क्यू ए, तो पी क्यू ए में 10 90 माइनस थीटा ही, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए तो सामने 90 माइनस थीटा के परपेंडिकुलर तो एच ही नज़र आएगा, और बेस 5 और 4 9, ठीक है। तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू तुम्हारा h/9 होगा। सही है जी। तो अब देखो, यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू h/9। अब यहाँ से जो 10 थीटा का वैल्यू h/4 है यहाँ रखो, तो ये 1/10 थीटा है तो पलट के रखो, तो 4/h इज इक्वल टू h/9। तो यहाँ से h स्क्वायर का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 होगा। तो यहाँ से h का वैल्यू आपका 6 होगा, क्योंकि हाइट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो h बराबर आप जो प्लस माइनस √36 लिखोगे उसमें से केवल 6 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए थैंक यू, प्रिंट कर लीजिए।